कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल साइंस अब आसान में। अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। Now, first question is ethane with molecular formula C2H6 has dash bonds। जैसे आप सबको पता है कि जो हमारा इथेन होता है वो होता है हमारा C2H6, मतलब 2 कार्बन, इनके साथ हमारे 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए होते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। Now question number 2, ब्यूटेनोन is a 4 carbon compound with the functional group। ये आप सबको पता है कि जो ब्यूटेनोन ओन जो होता है वो हमारा यूज होता है कीटोन ग्रुप के लिए, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज कीटोन। Now question number 3, while cooking if the bottom of vessel is getting blackened on outside it means that, मतलब आप खाना बना रहे हो और जो बर्तन है वो नीचे से काला हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है। इसका रीजन आएगा कि जो हमारा फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है। अगर हमारा जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तो उसकी वजह से जो हमारे वेसल्स होते हैं वो नीचे से हमारे ब्लैक एंड हो जाते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। Now the next question is question number 4, explain the nature of covalent bonds using the bond formation in CH3Cl। That means आपको ये बताना है कि CH3Cl में हमें कोवलेंट बॉन्ड्स का नेचर एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारा CH3Cl होता है उसमें जो कार्बन एटम होता है वो 3 बॉन्ड्स तो हमारा बनाता है हाइड्रोजन के साथ एंड 1 बॉन्ड बनाता है हमारा क्लोरीन के साथ। तो आप सबको पता है कि जो कार्बन एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ये प्रेफर करता है कि ये सबके साथ क्या बनाए, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है एंड क्लोरीन एटम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे ओवरऑल होता क्या है कि हर एटम का अपना ऑक्टेट है जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो CH3Cl है उसके अंदर टोटल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से होगा एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को अपना शेयर करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथेनोइक एसिड, H2S, प्रोपेनोन एंड F2 के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपको उनके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने वो शेयर करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 एक्सप्लेन करते हैं, 2 आप खुद करिएगा। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक जो एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा CH3COOH, दैट मीन्स कार्बन एंड कार्बन। इस कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। तो हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड इस कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। मतलब हमें हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रॉ करना है एंड कितने वो शेयर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया इथेनोइक एसिड का। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं H2S का। H2S में सल्फर हो गया, वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है एंड सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो हमारे लोन पेयर की तरह होंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा विद हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, सल्फर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ हमारा H2S का। ठीक है, अब प्रोपेनोन एंड F2 आप खुद ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, राइट विद एन एग्जांपल। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है वो एक कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज होती है जिसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो तो हमारे डिफर करते हैं बाय CH2 यूनिट एंड जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर मैंने लिखा मिथेन तो CH4 हो गया,
अगर मैं इसके अंदर CH2 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा C2H6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे डिफर कर रहे हैं बाय द CH2 यूनिट, एंड जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में सेम है, सारे के सारे हमारे एल्केन्स है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा C3H8, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा C4H10। तो इस तरीके से जो ये सीरीज फॉर्म्ड हुई, दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। तो एट लास्ट होमोलोगस सीरीज हम ये बोल सकते हैं कि वो सीरीज जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो डिफर करते हैं बाय यूनिट CH2, एंड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब में हमारा क्या होता है, सेम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड को आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइड हमने लिख लिया इथेनॉल एंड दूसरी साइड हमने लिख लिया इथेनोइक एसिड। तो जो हमारा इथेनॉल होता है वो हमारा लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, साथ में इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट होती है। लेकिन जो इथेनोइक एसिड होता है उसकी स्मेल हमारी कैसी होती है, विनेगर, एंड सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, ये फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, जो इथेनोइक एसिड होता है यानी कि CH3COOH, ये हमारा मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 या फिर कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट, उनके साथ ये हमारा रिएक्ट कर जाता है एंड साथ में फॉर्म करता है सॉल्ट, वाटर एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाइल जो इथेनॉल होता है वो हमारा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। So on the basis of physical property and on the basis of chemical properties हमने differentiate किया between ethanol and ethanoic acid. Now next question is, why does micelle formation takes place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? तो मिसल फॉर्मेशंस जो है वो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बोला था कि जो सोप होता है उसके अंदर हमारे दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से दूर रहता है एंड हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी के पास रहता है। तो जो डस्ट होता है उसके पास आए वो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है, इसकी वजह से हमारे मिसल के फॉर्मेशन होता है। अगर डिटेल से आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो अपने एक बार प्रीवियस सेशन में जहां हमने मिसल्स फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ा, आप वहां देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं एज फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। व्हाई? पहली बात कि कार्बन को हम फ्यूल की तरह इसलिए यूज करते हैं कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जब भी उनको एयर के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो लॉट ऑफ हीट हमारी प्रोड्यूस करते हैं, हीट के साथ वो लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जनरली हमारा क्लीन फ्लेम शो करते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर हमारी कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक मतलब हीट और लाइट प्रोड्यूस करना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो, जब भी हम सिंपल वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, अगर उसके अंदर हम सोप का यूज करते हैं तो हमारी मिसल्स फॉर्मेशन होता है। एंड जब भी हम हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जब भी हम सोप यूज करते हैं तो हमारी मिसल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, फॉर्मेशन होती है हमारी किसकी, स्कम की। क्योंकि जो सोप होता है वो हमारा एग्जैक्टली वर्क नहीं कर पाता जब भी हम कौन सा वाटर लेते हैं, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट करके हमेशा क्या फॉर्म करता है, स्कम की फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि जो सोप होता है वो हमारा होता है सोडियम और जो पोटेशियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये लॉन्ग चेन होती है हमारी किसकी, फैटी एसिड्स की। एंड जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है कैल्शियम और जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो जब भी सोप को हम हार्ड वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयंस हमारे प्रेजेंट हैं वाटर के अंदर, वो डिस्प्लेस कर देते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आयंस को फ्रॉम द सोप मॉलिक्यूल और इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कम। इस वजह से तब भी सोप को हम हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है, स्कम की फॉर्मेशन होती है। एंड जब भी सॉफ्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है तो हमारी मिसल्स की फॉर्मेशन होती है।
Now question number 11. What change will you observe if you test the soap with litmus paper? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा साबुन होता है, इनके सोप जो होता है वो हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो जब भी अगर हम रेड लिटमस पेपर का यूज करेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा इन द ब्लू, एंड अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसके अंदर कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो एट लास्ट जो सोप होता है वो हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. What is hydrogenation? हाइड्रोजनेशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हम एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजन का, उसका मतलब होता है हाइड्रोजनेशन। जैसे अगर हमारा C डबल बॉन्ड CH यानी कि हमारी कोई भी एल्कीन है और इसके अंदर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर जुड़ जाता है एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है इन द सिंगल बॉन्ड, एंड ये हमारा बन गया एल्केन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, एंड इसका जो यूज है वो हमारा होता है इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. आपको इनको हाइड्रोकार्बन्स को देख के ये बताना है कि कौन सा एडिशन रिएक्शन शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जहां पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आप ये बता सकते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। दैट मीन्स वो हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे C2H6 C2H6 यानी कि इस टाइप से होगा, 2 कार्बन है एंड साथ में 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कैसा है? सैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो सारे कार्बन से बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है C3H8 C3H8 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज ऑल्सो सेचुरेटेड, क्योंकि सारे बॉन्ड्स हमारे सिंगल बॉन्ड है, ये भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। थर्ड C3H6, अगर हम C3 बना दें और इसके पास H6 है तो इसका मतलब देखो H6 के लिए तो मुझे इसके अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी होगी। अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता तो 1 2 3 4 4 बन गया, 1 2 3 इसका 4 एंड 1 2 3 3 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ C3H6 यहाँ पे अनसेचुरेटेड है, इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। ऐसे आप C2H2 एंड CH4 का ड्रॉ करके देखेंगे, जो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट आपको किसी भी एक टेस्ट का नेम बताना है जिससे आप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कभी भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो नहीं करते, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा था, ये जो एडिशन होता है H2 की यानी कि हाइड्रोजनेशन, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, तो क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जो बटर होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होता है, इसलिए उसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आप सबको पता है कि जो डर्ट है वो हमारा जो क्लोथ्स में हमारे प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है एंड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसको सिंपल वाटर्स का यूज करके रिमूव नहीं किया जा सकता। और जब सोप को डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर तो उसका जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो अटैच कर लेता है खुद को किससे? डर्ट से, एंड रिमूव करता है इसको फ्रॉम द सर्फेस ऑफ क्लोथ, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मिसल्स हैं उनकी हमारी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे इस टाइप से ये जो मॉलिक्यूल है, सोप के मॉलिक्यूल से वो डर्ट के चारों, जैसे मान लो यहाँ पे डर्ट है तो इसके चारों इस टाइप से हमारे जुड़ जाते हैं। तो जो सोप का ये वाला एंड होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होता है, क्योंकि इसको पानी नहीं चाहिए इसलिए डस्ट से जुड़ा हुआ होता है, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक एंड, ये हमारा कैसा होता है? वाटर लविंग। तो ये जो मिसल की फॉर्मेशन होती है इसके बाद ये डर्ट को इजीली रिमूव कर पाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लोथ्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।